नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर निर्वाचन आयुक्त के बयान से जुड़ी है, जहां निर्वाचन आयुक्त ने मौसम विभाग से पूर्वानुमान मांगा है। जहां मौसम का खतरा, वहां पहले चुनाव होगा। आपदा प्रबंधन विभाग के साथ इसके लिए बैठक बुलाई गई है। दुर्गम और पर्वतीय इलाकों में बारिश का ज्यादा खतरा रहता है, जिसके चलते पूर्वानुमान मांगा गया है। इन जगहों को पहले चरण के मतदान के लिए शामिल किया जाएगा। आयोग ने 12 जिलों में 49 विकास खंडों के चिन्हित किया है, जहां मानसून सीजन में होता है खतरा। मौसम विभाग ने अधिक वर्षा की जताई है संभावना। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां ज्यादा खतरा होगा वहां पहले चुनाव कराए जाएंगे, जिसको लेकर निर्वाचन आयुक्त ने मौसम विभाग से पूर्वानुमान मांगा है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है चुनाव से जुड़ी है, जहां आयोग ने 12 जिलों के 49 विकास खंड चिन्हित किए हैं। मौसम विभाग ने अधिक वर्षा की संभावनाएं जताई थी, जिसके चलते अब नगर आयुक्त ने पूर्वानुमान मांगा है। जहां ज्यादा खतरा होता है वहां पहले चुनाव कराए जाएंगे। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है चुनाव से जुड़ी, जहां निर्वाचन आयुक्त ने मौसम विभाग से इसको लेकर पूर्वानुमान मांगा है। जहां मौसम का खतरा, वहां पहले चुनाव होंगे। आपदा प्रबंधन विभाग के साथ भी बुलाई गई है बैठक। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे संवाददाता योगेश आर्य से। योगेश, जिस तरीके से पूर्वानुमान मांगा गया है, जिस जगह पर ज्यादा खतरा होता है वहां चुनाव होंगे, तो ऐसे में क्या कुछ जानकारी देखने को मिल रही है? देखा जाए तो जिस तरह से हरिद्वार को छोड़कर 12 जनपदों में पंचायत चुनाव होने हैं, उसकी सूचना जारी हो चुकी है। और अब जिस तरह से पहले चरण और दूसरे चरण में मतदान होने, तो पहले चरण में उन इलाकों को रखने की जो है कवायद शुरू हो गई है, जिन इलाकों में जो है मौसम विभाग का ज्यादा खतरा माना जा रहा है। और जिस तरह से मौसम ने अनुमान जताया है कि वहां पर ज्यादा बारिश होगी, तो इसलिए उसके खतरे को देखते हुए वहां से जो है पहले चुनाव कराने की बात की जा रही है। इसलिए आपदा प्रबंधन के विभाग के साथ और मौसम विभाग के साथ जो है बैठक की जाएगी। इसमें मौसम विभाग से पूर्वानुमान मांगा जाएगा। और देखा जाए तो इस बार जो है 47 लाख से अधिक नए मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे, तो निश्चित तौर पर ये बेहद अच्छा पल रहेगा उन लोगों के लिए जो अपना पहली बार मत करवाएंगे। और इसलिए जो दुर्गम और पर्वतीय इलाके हैं, जहाँ पर बारिश का ज्यादा खतरा रहता है, लैंडस्लाइड का खतरा रहता है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उन इलाकों में जो है पंचायत चुनाव को पहले चरण में शामिल करने की जो है पहल की जा रही है। और इसके चलते जो है जो मौसम विभाग है, आपदा विभाग है, उनके साथ बैठक की जाएगी। निर्वाचन आयोग में 12 जिलों में 49 विकास खंड के जो चिन्हित हैं वहाँ पर किए जा रहे हैं, जिनमें मानसून का खतरा है, ताकि वहाँ पर जो है तैयारियां पूरी की जा सकें। क्योंकि देखिए मानसून दस्तक दे चुका है और ऐसे में बहुत इलाकों में समस्याएं पैदा होती है, उनको ध्यान में रखते हुए जो है ये फैसला लिया जा रहा है। जी बिल्कुल योगेश, जिस तरीके से ये बयान सामने आया है कि जहां पर ज्यादा खतरा होगा वहां पहले चुनाव कराए जाएंगे, ऐसे में क्या कुछ तैयारियां की गई हैं कि अगर कोई खतरा होता है तो उससे निपटने के लिए चुनाव तो करा दिए जाएंगे, ऐसे में क्या कुछ सुरक्षा के मद्देनजर तैयारियां चल रही है? देखिए, सुरक्षा की अगर लिहाज की बात करें तो ऐसे इलाके जहां पर ज्यादा बारिश होने की संभावनाएं हैं, वहां पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के लिए भी जो है मदद मांगी जाएगी। आपदा प्रबंधन विभाग से इसके लिए जो है बैठक की जाएगी। मौसम विभाग से पूर्वानुमान मांगा जाएगा कि आखिरकार कौन से वो इलाके हैं जहाँ पर आने वाले वक्त में बारिश की और ज्यादा संभावनाएं हैं, ताकि वहां पर पहले चुनाव करा जा सके, ताकि सकुशल वहाँ जो चुनाव है वो संपन्न हो जाए। उसके बाद जो है अगले चरण का मतदान ऐसे इलाकों में रखा जाए जहाँ पर जो है खतरा कम हो। तो निश्चित तौर पर उसी के लिए आज बैठक की जो बात सामने आ रही है, अभी देखना होगा कि कब तक बैठक होती है और कब तक इस पूरे मामले पर जो है संज्ञान लिया जाता है और किस तरह की तैयारियां जो है निर्वाचन आयोग के द्वारा की जाती है। जी बिल्कुल योगेश, देखना होगा कि क्या कुछ बैठक में निकलकर सामने आता है। धन्यवाद हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ अगली बड़ी खबर सामने आ रही है उत्तराखंड से, जहां उत्तराखंड में कई कंपनियों की दवाइयों की गुणवत्ता पर सवाल उठे हैं। उत्तराखंड में कई कंपनियों की दवाइयां गुणवत्ता मानकों में फेल नजर आई हैं। केंद्रीय औषधि गुणवत्ता नियंत्रण संगठन ने इसकी रिपोर्ट जारी की है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां कंपनियों की दवाइयों की आपूर्ति पर रोक लगाई जाएगी। खाद्य एवं औषधि नियंत्रण विभाग ने इस पर रोक लगाई है। राज्य खाद्य एवं औषधि नियंत्रण विभाग से ये जानकारी मिल रही है, जहां फार्मा कंपनी की दवाइयों की गुणवत्ता पर सवाल उठे हैं, मानकों में खरी नहीं उतरी हैं, जिसके चलते अब रोक लगाई जाएगी। बड़ा एक्शन देखने को मिला है। हरिद्वार, रुड़की, भगवानपुर, रुद्रपुर में चल रही हैं ये कंपनियां, जिन पर मानकों के चलते नहीं, इन पर अब आगे रोक लगाई जाएगी। हरिद्वार, रुड़की, भगवानपुर, रुद्रपुर में ये कंपनियां चल रही हैं, जिसमें
दवाइयों की गुणवत्ता पर सवाल उठे हैं। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां उत्तराखंड में कई कंपनियों की दवाइयां गुणवत्ता मानक में फेल नजर आई हैं, जिसके चलते इन पर अब रोक लगाई जाएगी। हरिद्वार, रुड़की, भगवानपुर, रुद्रपुर में ये कंपनियां चल रही हैं। केंद्रीय औषधि गुणवत्ता नियंत्रण संगठन ने इनकी रिपोर्ट जारी की है, जिसके चलते अब बड़ा एक्शन लिया जाएगा। कंपनियों की दवाइयों की आपूर्ति पर अब रोक लगाई जाएगी। हरिद्वार, रुड़की, भगवानपुर, रुद्रपुर में ये कंपनियां चल रही हैं, जहां की दवाइयों की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। खाद्य एवं औषधि नियंत्रण विभाग ने इस पर रोक लगाई है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां हरिद्वार, रुड़की, भगवानपुर, रुद्रपुर में चल रही कंपनियों की दवाइयों की गुणवत्ता पर सवाल उठे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे हमारे संवाददाता योगेश आर्य से। योगेश, जिस तरीके से रिपोर्ट सामने आई है और हरिद्वार, रुड़की, भगवानपुर जैसे जगहों पर जो कंपनियां चल रही हैं, उनकी दवाइयों की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं, ऐसे में क्या कुछ अब एक्शन देखने को मिल रहा है? देखिए प्रिया, उत्तराखंड में कई दवाइयों की जो गुणवत्ता है वो फेल हो गई है। उसको लेकर के जिस तरह से केंद्रीय औषधि गुणवत्ता नियंत्रण संगठन जो है इनकी गुणवत्ता को चेक करता है, उसके बाद अपनी जो है रिपोर्ट प्रदर्शित करता है। तो जून माह की रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो राज्य औषधि और खाद्य नियंत्रण विभाग की ओर से कंपनियों द्वारा की गई आपूर्ति पर रोक लगाई गई है। उनकी ओर से हरिद्वार, रुड़की, भगवानपुर, रुद्रपुर औषधि क्षेत्र में चल रही फार्मा कंपनियों की गुणवत्ता के मान पर नहीं खरी उतर पाई है, जिसकी वजह से उनकी दवाइयों पर जो है रोक लगाई है। हालांकि कौन सी दवाइयां ये हैं जिन पर रोक लगाई गई है और जो सी गुणवत्ता, इसकी लिस्ट जो है वो अभी तक उनकी ओर से सार्वजनिक नहीं की गई है। लेकिन अभी तक जो है जिस तरह से इन पर रोक लगाई गई है, अब देखना होगा कि आगे किस तरह की कार्रवाई की जाती है, क्योंकि अगर गुणवत्ता पूर्वक नहीं है और लिस्ट जारी नहीं की जा रही है तो ऐसे में कहीं ना कहीं सवाल ये भी उठता है कि क्या चोरी छिपे ये मार्केट में तो नहीं आ जाएंगी, और अगर आती हैं तो ऐसे में कहीं लोगों को नुकसान पहुंचा सकती है। तो निश्चित तौर पर इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि किस तरह की कार्रवाई अब देखने को मिलेगी और किस तरह से जो है इनका संचालन जो है बाजारों में बंद होगा, संचालन ना हो पाए उसके लिए किस तरह से जो राज्य खाद्य और औषधि नियंत्रण विभाग है वो किस तरह से इस पर कार्रवाई करता है। जी बिल्कुल योगेश, जिस तरीके से कंपनियों की दवाइयों की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं, तो ऐसे में जो कंपनियां हरिद्वार, रुड़की, ऐसे जो जगह है जहां पर बहुत बड़ी बड़ी दवाई फैक्ट्रीज है, फार्मा फैक्ट्रीज है, कंपनियां हैं, तो ऐसे में उन कंपनियों के नाम सामने आए हैं? अभी तक अगर दवाइयों के नाम की बात की जाए या फार्मा कंपनियों के नाम की बात की जाए तो दोनों ही चीजें सार्वजनिक नहीं की गई है। लेकिन हालांकि जिस तरह से रिपोर्ट के अनुसार जो है केंद्रीय औषधि गुणवत्ता नियंत्रण संगठन को के द्वारा ये उसमें फेल हुई है, उन्होंने रिपोर्ट जारी की गई है। रिपोर्ट जो है राज्य के खाद्य औषधि नियंत्रण विभाग की ओर से शासन को भेजी जाती है और शासन के अनुसार ये रिपोर्ट केंद्र में भेजी जाती है। उसके बाद इस पर निर्णय लिया जाता है कि इनकी रिपोर्ट को सार्वजनिक किस तरह से किया जाए। और इसके अलावा एक चीज और मायने रखती है कि आखिरकार इस सब में जितना समय लगता है उससे बीच ये सबसे अहम होता है कि कहीं फार्मा कंपनी उनको जो है संचालित तो नहीं कर रही, क्या उस पर जो है किस तरह से रोक लगाई गई है। ये सबसे देखने वाली बात है, क्या उनकी बिलिंग पर रोक लगी है। तो ये चीजें देखने वाली बात है और अब ये देखना होगा कि उनकी अगर ये चीजें फेल हुई हैं, ये औषधि फेल हुई है, तो उसमें कहीं ना कहीं ये देखना होगा कि आने वाले वक्त में उन पर किस तरह की कार्रवाई भी होती है। जी बिल्कुल, धन्यवाद योगेश हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। रुड़की में एक जमीन धोखाधड़ी के आरोपी की जेल से रिहाई ने न सिर्फ शहर में हलचल मचा दी बल्कि कानून व्यवस्था पर भी बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। वहीं आरोपी की 13 महीने के बाद जेल से रिहाई के वक्त समर्थकों ने ऐसा जश्न मनाया मानो किसी राष्ट्र गौरव को सम्मानित किया जा रहा हो। ऐसे में नारेबाजी, आतिशबाजी, जेल के बाहर का नजारा पूरी तरह वीआईपी शो नजर आया। और चौंकाने वाली बात यह रही कि आरोपी की लग्जरी कार पर विधायक प्रतिनिधि की प्लेट लगी थी, लेकिन ऑपरेशन लगाम चला रही पुलिस ने आंखें मूंद ली। ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोगों का सवाल है कि क्या कानून सिर्फ आम आदमी के लिए ही है? देखिए, जो आपने वीडियो वायरल की बात करी है, पिछले 1 घंटे से हमारे संज्ञान में आई है बात। इंस्पेक्टर गंगनहर से बात करी तो पता लगा कि कल कोई अभियुक्त था जो पिछले 1-1.25 साल से जेल में बंद था। तो जब वो बाहर छूटा है तो उसके समर्थकों के द्वारा कुछ नारेबाजी, रोड बाधित करने वाली चीज़ें संज्ञान में आई हैं। तो इंस्पेक्टर गंगनहर इसमें पूरी पड़ताल कर रहे हैं। पड़ताल के बाद कुछ लोगों के खिलाफ हम ऑपरेशन लगाम के तहत कार्रवाई करेंगे, क्योंकि कहीं कुछ हूटर की आवाज़ सुनाई दे रही है। अगर गाड़ियों में अनधिकृत रूप से हूटर लगा है और दूसरा जो अन्य एक्टिव किए गए उस पर हम जो फर्दर एक्शन लीगल कार्रवाई की जानी वो करेंगे। पौड़ी गढ़वाल के द्वारिखाल ब्लॉक स्थित ग्राम पंचायत जवाड़ में गुलदार के हमले में एक महिला की मौत हो गई, जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल फैल गया है।
बताया गया कि महिला अपने घर के पास खेत में बकरियां चरा रही थी, जिस दौरान गुलदार ने उस पर हमला कर दिया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पोखाल क्षेत्र के कानूनगो और पटवारी गांव के लिए रवाना हो गए। ग्राम पंचायत जवाड़ के पूर्व प्रधान राजेश मिया ने बताया कि झाड़ियों में घात लगाए बैठे गुलदार ने अचानक महिला पर हमला कर दिया। चीख पुकार सुन जब तक वो मौके पर पहुंचे तब तक महिला दम तोड़ चुकी थी। ग्राम जवाड़ और उप गांव हलसीब की जयवीर सिंह तोमर की पत्नी लता देवी को यहाँ पे ग्राम सभा हथनूर के सरहद में बाघ ने मार दिया है, जबकि जंगलात वालों को और एसडीएम साहब को मैंने अध्यक्ष जी द्वारा माननीय अध्यक्ष जी द्वारा खंडूर जी द्वारा उनको 5 बजे फ़ोन कर दिया गया है और 7 बजने वाले हैं। अभी तक ये खाली फॉरेस्ट साहब और रेंजर साहब यही लोग पहुँचे हैं, बाकी कोई शासन नहीं पहुँचे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे संवाददाता अमित रतूड़ी से। अमित, जिस तरीके का ये पूरा मामला सामने आया है, जहां एक महिला को बाघ ने अपना निवाला बना लिया है, ऐसे में अब वन विभाग क्या करता हुआ नजर आ रहा है और पहले भी ऐसे हादसे देखने को मिल चुके हैं? वन्य जीव और मानव के जो संघर्ष हो रहा है, ये बीते कुछ सालों में लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है, जिसको लेकर जो है वन विभाग तैयारियों की बात करता है, लेकिन वो तैयारियां कहीं धरातल पर नजर होती हुई नहीं दिखाई देती हैं। जिस तरीके से द्वारीखाल ब्लॉक जो पौड़ी जनपद में पड़ता है, वहाँ के ग्राम जवाड़ में ये एक जो महिला जो घास लेने गई थी, तो देर जो शाम को उसको जो है बाघ ने उस पर हमला कर दिया, जिसके कारण उसकी मृत्यु भी हो गई थी। अब जो स्थानीय लोग हैं ग्रामीण, उन्होंने क्योंकि वन विभाग को भी सूचित किया था, लेकिन वो पहुंचे नहीं वहाँ पर। आज जो है वो वन विभाग की टीम पहुंचेगी वहाँ पर। दूसरी तरफ जो प्रशासन की तरफ से जो वन विभाग है, हालांकि मुआवजा जो देने के तक ही सीमित दिखाई देता है पूरे प्रदेश की बात में। जिस तरह से घटनाएं होती हैं मानव वन्य जीव को लेकर, जिसमें कहीं पर गुलदार हमला करते हैं, तो कहीं पर जो है हम बात करें तो जो अन्य जो जंगली जानवर होते हैं, हाथी होते हैं या अन्य जो जानवर होते हैं, वो हमला कर देते हैं। जो वहाँ पर महिलाएं होती हैं, जो अन्य जो लोग राह चलते हैं, जो जंगलों से होते हुए निकलते हैं अपने रास्ते पर, तो कहीं न कहीं जिस तरह से हम देखें तो शासन प्रशासन पर और खासतौर पर वन विभाग पर इसको लेकर सवाल भी उठते हैं कि जहाँ पर जो गुलदारों की जो जहाँ पर चहलकदमी ज्यादा होती है कई गाँव में, जहाँ पर गुलदार सुबह का तड़के की बात करें या फिर देर शाम को गुलदार जो है घरों के आसपास मंडराते हुए दिखाई देते हैं, तो उसको लेकर जो है वन विभाग को चाहिए होता है कि जो गश्ती जो होती है उसको लगातार वहाँ पर लगाई जानी चाहिए होती है, लेकिन वो धरातल पर नहीं दिखाई देती है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जो नरभक्षी जो गुलदार होते हैं, जब कई बार ये मानव पर हमला करते हैं तो नरभक्षी बन जाते हैं। ऐसे में उनको पकड़ने को लेकर जो है, चाहे अगर हम बात करें तो पिंजरा लगाए जाने की बात हो या फिर उनको जो है अन्यत्र कहीं भेजने की बात हो, तो वो कहीं ना कहीं उसमें कहीं ना कहीं कमी दिखाई देती है वन विभाग की। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों में भी जो है, अगर इस घटना की हम बात करें द्वारीखाल ब्लॉक में जो हुई थी, इसको लेकर स्थानीय लोगों में जो है आक्रोश भी है प्रशासन पर, वन विभाग पर, कि आखिर इस तरह की जो घटनाएं होती हैं बार बार प्रशासन को बताया भी जाता है वन विभाग को कि हमारे गांव या हमारे क्षेत्र में इस तरीके से जो वन्य जीव है, या गुलदार है या अन्य जो जीव हैं, उनका जो है लगातार उनके कारण जो है मानव के साथ साथ जो है जो स्थानीय लोगों के जो हम बात करें जो उनके गाय होते हैं या मवेशी होते हैं, उस पर जो हमला करते हैं, उनको अपना शिकार बनाते हैं, तो उस पर कार्रवाई करें, उसको पकड़ने का काम करें। तो इन्हीं चीजों को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश भी होता है। देखना ही होगा प्रिया कि किस तरीके से वन विभाग यहाँ पर पूरे प्रदेश में बात करें तो किस तरह से कार्य योजना पर काम करता हुआ नजर आएगा। जी बिल्कुल अमित, जिस तरीके से आपने बताया बीते दिन का ये पूरा मामला है और वन विभाग की टीम अब तक वहां पहुंची नहीं है, तो इस पर भी गंभीर सवाल खड़े होते हैं। इसी के साथ गश्त पर भी आपने बात की, तो इस पर भी गंभीर सवाल खड़े होते हैं। ऐसे में देखते हैं कि आज क्या होगा और कब तक वन विभाग की टीम पहुंचेगी वहां पर जहां पर ये घटना हुई है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए, अगर हम बात करें तो चूंकि ग्रामीणों ने कल की हम बात करें तो कल देर शाम को जब ये घटना हुई थी तो उनको बता दिया गया था, लेकिन वो पहुंचे नहीं। तो अभी तक अगर हम बात करें तो अभी वो आने की उन्होंने उम्मीद जताई, क्योंकि ये लेंसीडोन वन प्रभाग के अंतर्गत में पूरा ये जो द्वारीखाल ब्लॉक है वो आता है। तो ऐसे में वहाँ से जो वन विभाग की टीम है वो पहुंचेगी, जो मृतक है उसका पोस्टमार्टम करेगी, उसके बाद जो है जो मुआवजे की प्रक्रिया होती है वन विभाग की तरफ से दिए जाने की, वो उनको दिया जाएगा। साथ साथ जो जिला प्रशासन होता है
जिसमें हम बात करें जो SDM या फिर जो संबंधित जो वहाँ के जो मुखिया होते हैं, जिलाधिकारी जिसको हम कहते हैं, उनकी तरफ से जो मृतक को जो है जो राशि होती है, मुआवजा राशि, वो देने की प्रक्रिया चलेगी। हालांकि इसमें बड़ा लंबा समय लगता है, काफी लोगों को काफी महीनों का इंतजार करना पड़ता है मुआवजा राशि देने में। दूसरी तरफ एक और चीज प्रिया, इसमें एक और चीज निकल कर सामने आती है कि जिस तरीके से वन्य जीव की जो घटनाएं होती हैं जिसमें कोई मृत हो जाता है, उसमें उनके परिजनों को, चूंकि लोग काफी लंबे समय से उत्तराखंड में ये बात भी करते आ रहे हैं जो ग्रामीण है कि हमारे जो परिजन जो है कोई इस वन्य जीव में अगर मृत्यु हो जाती है किसी की, तो उनके परिजन किसी जो व्यक्ति होता है, जो उसके बच्चे होते हैं, उनको नौकरी दिए जाने की मांग भी उठती है। लेकिन जो प्रशासन की तरफ से अभी इसके ऊपर भी कोई एक नीति नहीं बनाई गई है। हालांकि वो नीति ये है कि अगर कोई व्यक्ति संबंधित विभाग में कार्यरत है, यानी अगर हम बात करें चाहे वो वन विभाग में कार्यरत है या किसी अन्य विभाग में कार्यरत है, तो तभी नौकरी दी जाएगी। लेकिन कोई व्यक्ति अगर इसमें मृत्यु होती है किसी की, जो किसी भी विभाग में काम नहीं करता है, जो स्थानीय सिर्फ घर में मजदूरी करता है अपने गाँव में, उसके ऊपर कोई एक नीति नहीं बनाई गई। तो इसमें भी ग्रामीण कई बार, अगर हम बात करें, प्रशासन से बात कर चुके हैं, ज्ञापन सौंप चुके हैं। तो सरकार से ये भी मांग है लोगों की, अगर इस तरीके से घटनाएं होती हैं, क्योंकि काफी समय देखा है तो हर साल घटनाएं होती हैं और कई जगह जिसमें कई सारे लोगों ने जो है अपनी जान भी गंवाई है। तो उसी चीज को लेकर लोग मांग भी करते हैं कि जो मृतक होता है उसके परिजनों को जो है, जो परिजन है किसी भी व्यक्ति को जो है नौकरी दिए जाने की मांग भी उठती है। अब देखना यह है कि किस तरीके से इन सारे पूरे जो प्रक्रियाओं में कितना समय लगता है, चाहे हम जो मृतक जो महिला है उसको मुआवजा देने की बात हो या फिर जो अन्य जो चीजें हैं कि गुल्लार को पकड़ने की बात हो, इन चीजों को लेकर क्या वन विभाग क्या काम करता है, किस तरह से कार्य योजना बनाता है, ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल, धन्यवाद अमित हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। चक्राता के जौनसार बाबर क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति समुदाय के छात्र अभी भी संवैधानिक अधिकारों से वंचित हैं। क्षेत्र में संचालित कई सरकारी स्कूलों, विशेषकर आश्रम पद्धति विद्यालयों और एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में इन छात्रों को प्रवेश में भारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। रिपोर्ट देखिए। देहरादून के चक्राता में समाजसेवी और जनजातीय प्रतिनिधि लंबे समय से अनुसूचित जनजाति समुदाय के छात्रों के संवैधानिक अधिकारों को लेकर शासन प्रशासन के दरवाजे खटखटा रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकला है। सरकारी आदेशों के चलते कुछ संस्थानों में अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों के प्रवेश पर रोक जैसी स्थिति बन चुकी है। ये ज्ञापन हमने जौनसार बाबर में जो अनुसूचित जाति के लोग रह रहे हैं, एक अनुसूचित जाति का बहुत बड़ा समुदाय यहाँ निवास करता है, लगभग 42% लोग जो है 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे जौनसार बाबर में निवास करते हैं। लेकिन दिक्कत ये हो रही है कि अभी एकलव्य स्कूल का मामला ले लीजिए, आश्रम पद्धति का मामला ले लीजिए, ऊपर RTI का मामला ले लीजिए, चक्राता में यहाँ पर जो है अनुसूचित जाति के बच्चों के एडमिशन नहीं दिए जा रहे हैं। स्पष्ट तौर पे इस जो इनकी विज्ञप्ति निकली उस पर लिखा है कि केवल जनजाति के बच्चों को यहाँ पर एडमिशन दिया जाएगा। अब इस चीज से तो हमारे बच्चे कभी शिक्षा प्राप्त ही नहीं कर पाएंगे। जो संवैधानिक अधिकार हमें प्राप्त है, संविधान के अनुसार जो आरक्षण का लाभ अनुसूचित जाति के लोगों को मिलना चाहिए, वो हमें तो 78 वर्षों से मिला ही नहीं है। हम लोग तो उससे वंचित हैं। हमारी यही मांग है कि इस क्षेत्र में एकलव्य जैसे, आश्रम पद्धति जैसे और क्या कहते हैं, ये जितने भी अन्य संस्थान हैं, इनमें क्या कहते हैं हमारे बच्चों को सीधा दाखिला मिले या स्पेशल इनके लिए इसी तरह के स्कूल खोले जाएं। प्रशासन इसमें पता नहीं क्यों मौन है। और कई बार हमने कोशिश करी है कि इस अनुसूचित जाति के जितने भी लोग हैं, इनके अधिकार, इनके शैक्षिक अधिकार है, राजनीतिक अधिकार हैं और क्या कहते हैं इनके स्वास्थ्य के अधिकार है, बहुत सी सुविधाएं जो हमें भारतीय सरकार दे रही है संविधान के माध्यम से, वो सुविधा हमें मिल नहीं पा रही है। स्थिति और भी गंभीर तब हो जाती है जब प्रशिक्षण संस्थानों जैसे कि ITI में भी अनुसूचित जनजाति के छात्रों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इससे समुदाय की नई पीढ़ी शिक्षा, तकनीकी प्रशिक्षण और रोजगार के अवसरों से वंचित हो रही है, जिससे सामाजिक व आर्थिक पिछड़ापन और गहराता जा रहा है। देखिए, हमारे जौनसार बाबर में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान चक्राता, बसापुल और आश्रम पद्धति एकलव्य, जैसा कि आदरणीय एडवोकेट विजय कुमार जी ने बताया, और कई वर्षों से हम लोग इस मामले को लेकर के सरकार के संज्ञान में भी हमने लाया है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी तक हम ज्ञापन देने गए थे और जनजातीय आयोग के जो अध्यक्ष है मूरत राम शर्मा जी, उनको भी हमने ज्ञापन दिया था। लेकिन तब से लेके आज तक इसमें कोई भी सुधार देखने को नहीं मिला है। इस वर्ष का जो 24-25 का जो सत्र है वो प्रारंभ हो चुका है, आप देख भी रहे हैं, और आजकल प्रवेश भी जारी है। तो जो अनुसूचित जाति के बच्चे हैं, अगर आप बात करते हैं मानकों की या आर्थिक स्थिति की,
तो जौनसार बावर के अंदर अनुसूचित जाति के जो लोग हैं उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा कमजोर है। आश्रम पद्धति, एकलव्य या ITI वासापुल जैसे संस्थान उन बच्चों के लिए बनाए गए थे कि जो दलित वर्ग के हैं, कमजोर हैं, पिछड़े हैं, वो बच्चे आए और अपना जो उनका मौलिक अधिकार है, शिक्षा का अधिकार, आज वो लोग उसमें बहुत ज़्यादा पिछड़ रहे हैं। आय प्रमाण पत्र का कोई मानक नहीं है। आप अगर एकलव्य के अंदर जाकर के सर्वे करेंगे तो जो सरकारी सेवाओं में कार्यरत लोग हैं उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, तो फिर कहीं ना कहीं ये बात समझ में आती है कि जो संस्थान यहाँ पर बनाए गए हैं सरकार के द्वारा, आखिरकार जो यहाँ के लोग हैं, जो गरीब जनता है, उनको उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। इन सभी समस्याओं के विरोध में अंबेडकर न्याय संगठन के पदाधिकारियों ने उप जिलाधिकारी के माध्यम से अनुसूचित जनजाति आयोग को एक ज्ञापन सौंपा है। संगठन की मांग है कि सरकार इन संवेदनशील विषयों पर गंभीरता से ध्यान दे और अनुसूचित जनजाति समुदाय को उनके संवैधानिक अधिकार तत्काल प्रभाव से दिलाए। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाने के नाम पर पहले सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च किए गए और अब 10,000 करोड़ रुपए खर्च करने की तैयारी की जा रही है। सत्ताधारी पार्टी के विधायक भी ये मानते हैं कि शहर में बेहतर ड्रेनेज सिस्टम नहीं रहने के कारण बरसात के दिनों में कई इलाकों में भारी जलभराव होता है। रिपोर्ट देखिए। बरसात शुरू होते ही स्मार्ट सिटी देहरादून के कई इलाकों में जल भराव की समस्या से लोगों को हमेशा परेशान होना पड़ता है। 1 घंटे की बारिश में शहर पानी पानी हो जाता है। स्थिति तो यह है कि लोगों के घरों में पानी घुस जा रहा है, जिसकी वजह से लोग वर्षों से परेशान हैं। राज्य में बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है, फिर भी शहर में बेहतर ड्रेनेज सिस्टम तक नहीं है। अनियोजित विकास यहाँ पर हुआ है, अनियंत्रित विकास हुआ है और बढ़ती हुई जो आबादी है एक बड़ा एक चुनौती बनी है हमारे लिए। और उसके कारण आज आप देख रहे हैं कि तमाम जगह सरकार प्रयास कर रही है कि हम ड्रेनेज सिस्टम ठीक करें, हम सीवरेज सिस्टम ठीक करें, हम पीने के पानी का सिस्टम ठीक करें, हम सड़कें ठीक करें, लेकिन उसके बावजूद ये सब प्रयास आधे अधूरे हो रहे हैं, अब कम पड़ रहे हैं। इसके लिए आवश्यक है कि एक बड़ी योजना आए और कम से कम जो डिपार्टमेंट जिसकी जो जिम्मेदारी है, अब जैसे MDDA है, अब तमाम कॉलोनाइजेशन पूरे क्षेत्र में हो रहा है। अब उस कॉलोनाइजेशन पे कौन अंकुश लगाएगा जो कि वहां पर बिना सैंक्शन के हो रहा है। 2 बार देहरादून नगर निगम के मेयर और मौजूदा वक्त में धर्मपुर से बीजेपी के विधायक विनोद चमोली भी मानते हैं कि लोगों को परेशानी होती है। बीजेपी विधायक विनोद चमोली का कहना है कि जल भराव का कारण अनियंत्रित विकास है। विभाग अपनी जिम्मेदारियां बखूबी नहीं निभा रहे हैं। अवैध निर्माण भी शहर में धड़ल्ले से चल रहे हैं। बावजूद इसके अब सरकार ड्रेनेज सिस्टम को लेकर एक बड़ा प्लान लाने जा रही है, जिस पर लगभग 10,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसमें न ड्रेनेज का सिस्टम है, न पार्क है, न पार्किंग है। और उसके बाद तमाम जगह प्लॉटिंग हो रही है, लोग प्लॉट खरीद लेते हैं और वो बेचारे बाद में फंस भी जाते हैं, तमाम बरसातों में दिक्कतें रहती है। तो कम से कम ये जो नियोजन का काम है, जिन डिपार्टमेंट के पास इसका काम है, वो अपनी जिम्मेदारी को समझे। और जहाँ तक ड्रेनेज का प्रश्न है तो वर्षानुवर्ष हम लोग इस पर काम कर रहे हैं, काफी चीजें ठीक हुई भी हैं और बहुत सारी चीजें ठीक करनी भी हैं। विधायक ने बताया कि इस मास्टर प्लान से देहरादून में जल भराव की समस्या को दूर किया जाएगा। हालांकि ये योजना भी दूरगामी है, लेकिन ये भी सच है कि अनियंत्रित विकास लोगों की समस्या का कारण बन रहा है, जिस पर सरकार को ध्यान देना जरूरी है। यानी बीजेपी के विधायक अपनी ही सरकार से मांग कर रहे हैं, तो फिर समस्या कहाँ है ये समझ से परे है। अभी आपकी जानकारी में है कि इस समय पूरे महानगर का, देहरादून का ड्रेनेज प्लान इस समय बन रहा है और एक मास्टर प्लान हम उस पर ला रहे हैं और मुझे लग रहा है काफ़ी बड़ा ये प्लान होगा। पहले तो 3-4 हज़ार करोड़ पर जा रहा था, लेकिन अब मुझे लग रहा है ये कम से कम 8-10 हज़ार करोड़ का एक प्लान बनेगा जो आगे चल के भविष्य में यहाँ के ड्रेनेज को ठीक कर पाएगा। लेकिन तब तक भी हमको थोड़ा बहुत काम तो करना ही पड़ेगा, जिससे लोगों को राहत मिल सके। हैरानी की बात तो यह है कि देहरादून स्मार्ट सिटी में शामिल रहा है, जिस पर सैकड़ों करोड़ों रुपए खर्च किए गए, फिर भी एक बेहतर ड्रेनेज सिस्टम तक नहीं बना है। शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए आए दिन करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, फिर भी स्थिति यह है कि शहर में ज्यादातर इलाकों में जाम की स्थिति है। सड़कों के बीच लगे स्ट्रीट लाइट तक कई इलाकों में नहीं जलती है। लिहाजा सवाल है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी।
इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।